नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपको जो भी शंका है उसका समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आरोपियों के कानूनी अधिकार के बारे में बताएंगे। हम आपको गिरफ्तार व्यक्तियों के हक के बारे में बताएंगे। भारत के संविधान के तहत एक आरोपी व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार सभी को दिए गए हैं, भले ही किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराध के आरोपी व्यक्तियों के कुछ अधिकार होते हैं। पुलिस किसी को मनमर्जी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है, वरना गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है, जिसमें पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो ये न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। ये तो थी गिरफ्तार हुए व्यक्ति के हक से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी आरोपी के हक से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर 8377009636। इस नंबर पर कॉल करके आप तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं, आरोपियों के जो भी कानूनी हक हैं उससे जुड़ी हुई। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। और आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आरोपियों के आखिरकार कानूनी अधिकार हक क्या है। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद की क्या कानूनी प्रक्रिया होती है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब भी कोई व्यक्ति आरोपी होता है तो आरोपी व्यक्ति के पास वो सारे अधिकार होते हैं जो निर्दोष व्यक्ति के पास होते हैं। पुलिस की नजर में हो सकता है उस व्यक्ति ने अपराध किया हो, लेकिन कानून जो कहता है उसको सारे वो अधिकार प्राप्त है जो निर्दोष व्यक्ति के लिए। बिल्कुल। जब भी किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसको गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले ये बताया जाए कि उसको किस अपराध में गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जो गिरफ्तार करने वाले जो अधिकारी है वो अपना रैंक भी बताए कि उसका रैंक क्या है, उसका नाम क्या है जी। और गिरफ्तार होने के बाद एक जो गिरफ्तारी मीमो होता है, जिसको अरेस्ट मीमो होता है, बहुत साफ शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें उस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम होता है, उसके पिता का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और इसके अलावा वो लिखा जाता है किस धारा में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नियरेस्ट जो उसका कोई परिवार का व्यक्ति होता है या उसका दोस्त होता है, जो भी जानकार होता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जी। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपराध में गिरफ्तार हो जाए उसकी कोई जानकारी किसी के पास ना हो। तो कानून यही कहता है कि सबको पूर्ण अधिकार है जब तक कि वो साबित नहीं हो जाता कि उसने कोई अपराध किया है या दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो आरोपी होते हुए उसको सारे अधिकार हैं जो एक निर्दोष व्यक्ति के लिए, वो संविधान में भी हैं, वो सीआरपीसी के अंदर भी है। तो कुछ उसके अधिकार हैं और कुछ पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अगर किसी व्यक्ति को वो गिरफ्तार करते हो सारी जिम्मेदारियां उनको निभानी होती। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, पूछिए। चलिए, उनसे शायद संपर्क नहीं हो पाया, फिर से कोशिश कीजिएगा। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ऋषिपाल जी, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति की कानूनी मदद से जो जुड़े प्रावधान हैं उसके बारे में आप बताइए हमें। देखिए, एक गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग अभी पहले चर्चा कर रहे थे, उसको ये हक होता है कि उसको किस प्रावधान में गिरफ्तार किया गया है। उसको सबसे बड़ा हक ये भी होता है कि अपने चॉइस का जो एडवोकेट है वो उनसे मिल सकता है, उनसे कानूनी सहायता ले सकता है और अपने केस में आगे जो बेल एप्लीकेशंस हैं या जो और कार्रवाई है, सर्च के लिए है या किसी भी तरह की और एप्लीकेशन है, सम्मन करने की एप्लीकेशन है, वो सारी जो कार्य करने होते हैं उसको सारा अधिकार होते हैं। कानूनी लड़ाई वो लड़ सकता है और सारे अधिकार उसको दिए गए हैं कानून के अंदर, संविधान के अंदर भी और सीआरपीसी में प्रोटेक्ट किया गया है कि उसको ये अधिकार है कि अपनी वो दोष को
निर्दोष अपने आप को साबित करने के लिए वो जी। जो भी कार्रवाई करना चाहता है उसके पूर्ण अधिकार उसके। बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जमानत है वो बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार हो जाता है किसी भी आरोपी के लिए। तो अग्रिम और सामान्य जमानत क्या है और ये जमानत का जो अधिकार है वो क्या है? देखिए पूजा जी, जो जमानत है, जमानत भी हम देखते हैं तो कानून में जमानत और गैर जमानती दो तरह के अपराधों का वर्गीकरण है। जो जमानती अपराध हैं उनमें उस व्यक्ति का अधिकार होता है और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को थाने के अंदर ही जमानत दे दें। और कुछ जो गैर जमानती अपराध होते हैं, अगर उनको कोई व्यक्ति करता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है तो उसको कोर्ट में जाकर जमानत की एप्लीकेशन लगानी होती है। अब इसके अंदर भी दो स्थिति है कि अगर वो जो उसने अपराध किया है वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल है तो धारा 437 सीआरपीसी के अंदर वो मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाएगा। और अगर मान लीजिए उसके अंदर जो सजा है वो लाइफ की है या 7 साल से ऊपर की है तो ऐसी स्थिति में वो जो बेल लगाएगा वो सेशंस कोर्ट में लगाएगा। ठीक है। वो 439 के अंदर। लेकिन इसके अलावा एक और धारा, जैसे आपने कहा, अग्रिम जमानत की होती है। अगर किसी व्यक्ति को जो उसको लगता है कि उसको जबरदस्ती या उसको किसी तरह से झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उसको ये अप्रीहेंशन है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसको पूर्ण रूप से अधिकार है वो सेशंस कोर्ट में भी और डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी धारा 438 सीआरपीसी के अंदर वो अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है और कोर्ट सुनने के बाद, हालातों को देखने के बाद उसको अग्रिम जमानत दे भी सकता है। ठीक है। आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं किसी भी आरोपी की आखिरकार क्या कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, क्या उनके कानूनी प्रावधान है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता लगातार मौजूद हैं जो हमारे तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब अगला सवाल ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसका मेडिकल जांच भी होता है और मेडिकल जांच कितना अनिवार्य है ये भी बताएं। देखिए पूजा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लगातार पुलिस पे आरोप लगता है कि पुलिस जो है वो जाति करती है और लोगों के साथ मारपीट करती है, तो ऐसी स्थिति में बचाव के लिए ये प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति को जब भी गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के तुरंत बाद जो है उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है। कई बार गिरफ्तार करने से पहले भी जांच कराई जाती है। उसकी जो जो चोटें होती हैं, जो उभरती हुई चोटें होती हैं, सामने जो चोटें होती हैं, उन सारी चोटों का हवाला जो है उस मेडिकल में होता है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति बाद में क्लेम करता है कि पुलिस ने मेरे साथ मारपीट करी है या मुझसे जाति करी है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका मेडिकल किया गया है वो बाद में उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी ऐसे भी स्थितियां होती हैं जब पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है और उसकी मेडिकल कंडीशन खराब होती है या हार्ट पेशेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में पीरियोडिक वे में हर 8 घंटे बाद या 12 घंटे बाद भी ऐसी स्थिति होती है कि पुलिस उनका मेडिकल कराती है। तो पुलिस अपनी सुविधा के लिए भी कराती है और जो आम जनमानस है वो कल को पुलिस पे कोई आरोप न लगाए, उनका अधिकार भी है कि जब भी वो पुलिस की कस्टडी में जाता है तो उसकी मेडिकल कराया जाता है। बिल्कुल। और ऋषिपाल जी, गिरफ्तारी के बाद कितने देर तक जो है पुलिस हिरासत में उसको रख सकती है और उस समय सीमा के खत्म होने के बाद पुलिस की जो जिम्मेदारी जवाबदेही है वो क्या होती है, अगर जो समय सीमा है वो डेडलाइन खत्म हो गई तो? देखिए, मैक्सिमम कानून के हिसाब से पुलिस अधिकारी जो है वो 24 घंटे तक किसी भी अपराधी को अपनी कस्टडी में रख सकता है। जैसे ही 24वां घंटा खत्म होने जा रहा होता है तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है वो निकटतम जो मैजिस्ट्रेट होता है वो उसके पास उस व्यक्ति को पेश करता है। अगर मैजिस्ट्रेट ये संतुष्ट होता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है और पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है तो वो उनको जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को भेज देता है। या पुलिस अधिकारी ये कहता है कि नहीं, अभी हमें पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है और बहुत सारी तफ्तीश करनी है, कुछ रिकवरी करनी है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम एक सब इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होता है वो एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने मूव करता है और ऐसी स्थिति में जब मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है पुलिस को कस्टडी देने के लिए 2 दिन तक, 4 दिन तक, मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी जो होती है वो पुलिस कस्टडी जो है मजिस्ट्रेट दे सकता है। लेकिन उसके समय सीमा के खत्म होने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम को पेश करना होता है और फिर उसके बाद जो जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो संज्ञान लेता है कि उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या उसकी अगर बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है तो बेल डिसाइड कर। इसके अलावा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी जो असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के जो हक हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। उनके हक क्या होते हैं? देखिए, अब हमारे कानूनी प्रक्रिया में 2 तरह के अपराध हैं, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल।
जो नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस हैं, उनमें पुलिस के अधिकारियों को ये पावर नहीं होती, अधिकार नहीं होता कि जब तक वो मैजिस्ट्रेट से उस मामले में, उस अपराध के मामले में वारंट इशू नहीं करा लेते, या जब तक मैजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं हो जाते, तब तक वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वो सबसे पहले पुलिस अधिकारी से डिमांड कर सकता है कि क्या आपने जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उससे वारंट इशू कराया है। अगर वारंट उनके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऋषिपाल सिंह जी, ऐसे में आरोपी पर जो केस है वो पूरा होने पर जो उसके अधिकार हैं वो भी क्या कुछ होते हैं और क्या अधिकार होते हैं वो? पूजा जी, पूरा होने से आपका अर्थ क्या है कि वो निर्दोष साबित हो जाता है या दोषी साबित हो जाता है? कुछ भी अगर वो अगर वो दोषी साबित हो जाता है तो उसका सबसे पहला अधिकार तो ये होता है कि दोषी व्यक्ति को जो जजमेंट की कॉपी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको प्रोवाइड की जाती है कि आपका दोष साबित हो गया है, आपको कस्टडी में लिया जा रहा है और ये आपकी जजमेंट की कॉपी है जी। और अगर वो मान लीजिए निर्दोष साबित हो जाता है और उसको ये महसूस होता है कि उसके पास जो आरोप लगाया गया था वो आरोप झूठा था, या जिसने भी उस पर आरोप लगाया था उसने इसको झूठा फंसाया गया था, या सरकार के पुलिस ने बहुत लंबे समय तक, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं जिनमें जो रॉन्गफुल जो लोग केस चले हैं उन पे सरकार ने उनको कंपनसेशन भी, ऐसे आरोपियों के जब वो दोष सिद्ध हो जाते हैं तो कंपनसेशन भी ग्रांट किया है। तो उनको अधिकार है, अगर किसी ने उनको झूठा फंसाया है, वो निर्दोष साबित हो गए हैं, तो कंपनसेशन के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ वो पिटीशन दाखिल कर सकते। ठीक है, अब जरा बात ऋषिपाल सिंह जी महिलाओं की कर लेते हैं कि महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, क्या उनके लिए अलग से नियम कायदे कानून है? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो गिरफ्तारी के जो नियम है वो पुरुषों से अलग है। एक तो कोशिश होती है कि महिलाओं को दिन ढलने के बाद और सुबह होने से पहले उनको गिरफ्तार ना किया जा सके, जब तक कि कोई ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टांस ना हो। अगर किसी महिला को गिरफ्तार भी किया जाता है तो कंपलसरी है कि गिरफ्तार करते समय या तो वो अधिकारी खुद महिला हो, अगर वो अधिकारी महिला नहीं है तो कम से कम उसके साथ एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, एक और पुलिस अधिकारी हो जो महिला हो। यानी वो महिला जब तक कस्टडी में रहेगी उसकी कस्टडी कम से कम एक महिला जो पुलिस कर्मचारी है उसके कंट्रोल में रहेगी। वो मेडिकल कराने भी जब जाएंगे तो उस महिला को लेके जाएंगे। और इवन जब गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद सर्च होती है, सर्च में जब वो सर्च ली जाती है तो महिला के खास अधिकार होते हैं कि उसकी सर्च केवल एक महिला अधिकारी ही ले सकती है। एक बात। दूसरी बात, अगर सर्च हो रही है तो वो एक क्लोज प्लेस के अंदर भी अपनी सर्च उसकी लेनी होती है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है जहाँ पर कोई बंद जगह नहीं है, तो कोई गाड़ी या कोई और स्थान होता है, वहां पे लेके जाया जाता है और वहां पर एक महिला अधिकारी ही किसी महिला आरोपी की सर्च ले सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें जेल में जो पारिवारिक लोग मुलाकात के लिए आते हैं उनके क्या अधिकार हैं? मतलब वो अपने जो भी उनके परिचित हैं कब उनसे मुलाकात कर सकते हैं? परिवार के लोगों के लिए क्या अधिकार बताए गए हैं? देखिए पूजा जी, जो जेल का जो मैनुअल है और जेल के जो अधिकार हैं वो हर राज्य में अलग अलग होते हैं, क्योंकि जेल जो उसका प्रशासन है वो राज्य सूची के अंदर है जी। तो हर राज्य सूची अपने अपने हिसाब से नियम बनाती है। दिल्ली के अंदर नियम कुछ और है। दिल्ली के अंदर आपको अगर किसी परिवार वाले को किसी अपराधी से, किसी आरोपी से मिलना है तो पहले उनको अपनी फोन से बुकिंग करानी होती है, फिर राशि के हिसाब से वो लोग आपको समय बताते हैं कि आप उस दिन मिलने के लिए आइए। तब आप जब वहां जाते हैं अपना ID प्रूफ दिखाते हैं तो मिलने की जो आपसे वो जो आरोपी है उससे व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, यानी कि सभी जगह पर जो ये नियम है वो अलग अलग लागू होता है। बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से जानकारी दी, हक और अधिकारों के बारे में आपने बताया। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।